जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है गुरु का उदय होना। गुरु अस्त चल रहे हैं और 15 फरवरी को ये उदय हो जाएंगे और फिर पूरे वर्ष लगातार उदय रहेंगे, अस्त नहीं होंगे। फिर जाकर अगले साल फरवरी में अस्त होंगे, तब की तब से देखी जाएगी। तो आमतौर पर साल में एक बार अस्त हो जाते हैं और अस्त होने पर यह होता है कि जो उनका बेसिक स्वभाव है, जो वो कारक हैं, जो वो संभालते हैं, वो सभी कार्य थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं, बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं, समझदारी के प्रतीक हैं, श्रद्धा के प्रतीक हैं, सम्मान के प्रतीक हैं। और अगर यही चीज अस्त हो जाती है तो सभी खराब हो जाता है। ये सभी चीजें उल्टी असर करने लगती हैं या शुभ प्रभाव नहीं दे पाती। तो अस्त चल रहे हैं, इसके कारण दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, लेकिन अब उदय हो जाएंगे तो इनकी शुभता बढ़ेगी, इसका लाभ बढ़ेगा। अच्छा, एक और भी बात समझने की है कि उदय होना, अस्त होना, वक्री होना, मार्गी होना, राशि परिवर्तन और योग बनना, ये कुल 6 ही कंडीशंस हैं जिन पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, या इन 6 कंडीशंस के हिसाब से ही लगभग पूरी ज्योतिष चलती है। किसी भी एक ग्रह में इसके अधिक ढूंढने के लिए कुछ खास होता नहीं है। लेकिन क्या कोई भी एक कंडीशन सभी को शुभ फल दे सकती है? नहीं दे सकती। क्या एक बुरी कंडीशन सबको बुरा प्रभाव दे सकती है? ऐसा भी नहीं होता है। मैं लमसम हर वीडियो में बात समझाने की कोशिश करता हूं कि गोचर पर जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली में ये देखना आना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में उस ग्रह की परिस्थितियां कैसी हैं। अगर आप उसको ध्यान से नहीं समझना चाहते या नहीं समझ पा रहे हैं तो गोचर के बताए हुए अच्छे और बुरे फल का भी आपसे सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। तो हमने क्या सीखा कि हमको पहले ठीक से पता होना चाहिए आपकी अपनी कुंडली में गुरु कैसा है। क्षण भर के लिए मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, यानी गुरु की परिस्थितियां बड़ी अच्छी हैं, तो उदय होने पर और अच्छी परिस्थिति होने पर आपका लाभ अधिक होगा, क्योंकि जन्म से भी अच्छा है और अब भी अच्छा है। लेकिन अगर आपका जन्म के समय से ही अस्त है और इस समय भी अस्त हो जाए तो आपको उसके अधिक कड़वे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में ये जांचना जरूरी है, शुभ है या अशुभ। अब ये विषय थोड़ा सा लंबा है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बना चुका हूं जिसका नंबर है 151। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक दे दूंगा जिससे कि आप उसे देख सकें। तो पहले अपनी कुंडली में अपनी गुरु की शुभता अशुभता को जांचें, उसी हिसाब से गोचर के शुभ और अशुभ लाभ का आकलन करें, दोनों को जोड़ लें तो आपको पता चलेगा। केवल एक वीडियो देखने से काम नहीं चलता, आपको अपनी जन्म कुंडली पर उसका प्रभाव समझना आना चाहिए। ये थी साधारण विषय वस्तु। अब होता है क्या है कि हर ग्रह का अपना एक सिस्टम होता है, वो कहाँ का कारक है, कहाँ का अकारक है, किन लग्नों को वो फायदा देगा, किन लग्नों को लाभ नहीं देगा। तो ये भी एक बड़ा लंबा विषय है। मैंने इसके लिए भी एक और वीडियो पहले ही बनाया है जिसका नंबर है 185। तो आप चाहें तो इस वीडियो को भी देखें जिससे आपको समझ आए कि किस लग्न के लिए गुरु अच्छा परिणाम देने वाला होता है और किस के लिए नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपको जब दोनों वीडियो आप देख लोगे तो ये वीडियो समझना भी बहुत आसान होगा, अन्यथा केवल सुन लेने वाली बात हो जाएगी, इसका बात समझ में आएगी नहीं आपको। तो ये डायलॉग्स केवल उनके लिए साहब जिन्हें ज्योतिष नहीं आती, जो जानकार हैं, और तो उनकी तो खैर बात ही क्या है। अब शुरू करते हैं आज के विषय को। विषय यह है कि गुरु उदय हो रहे हैं और इसका सभी लग्नों पर क्या प्रभाव होगा। सबका अपना अपना मत है, सबका अपना विचार है। कुछ राशियों से देख सकते हैं, मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप इस सारी बातचीत को राशि पर भी देख सकते हैं, पर मेरा दृष्टिकोण यह है कि लगन के हिसाब से देखिए, अधिक अच्छा परिणाम, सटीक परिणाम लगन के हिसाब से देखने में आता है। तो आप गोचर को लगन से देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। तो मेष लगन की बात करते हैं सबसे पहले, और मेष लगन के लिए गुरु की जो स्थिति है वो कारक है, अच्छा है, दशम भाव में बैठे, उसकी पूर्ण दृष्टि या लगभग अपनी उच्च दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है, तो सुखों को बढ़ाने वाला मकान, वाहन, आनंद, माताजी के साथ तालमेल की स्थितियां अच्छी होंगी, आपकी बोली भाषा व्यवहार कुशलता इंप्रूव होगी, फैमिली के साथ आपको सुख संपदा
उनके साथ व्यवहार, उनके साथ आनंद का अनुभव होगा, धन का योग बनेगा और शत्रुओं पर भी आपकी पकड़ मजबूत होगी, यानी आपके शत्रु आपसे कमजोर पड़ेंगे, आप उन पर हावी हो सकेंगे। तो करीब करीब सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा नुकसान जरूर आएगा, वो ये कि आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे, पैसे इधर उधर या इलाज के नाम पर या घूमने फिरने के नाम पर भी कुछ पैसा खर्च होगा। तो अपने खर्चों को अगर आप थोड़ा सा संभाल लेते हैं तो आपको कोई खास विशेष तकलीफ नहीं। तो व्यय खर्च को कंट्रोल करें, आमदनी का, परिवार के साथ तालमेल का, ये सारी परिस्थितियां आपके लिए बड़ी अच्छी हैं। फिर भी कुछ और फर्दर इंप्रूव करना चाहें तो गुरु के बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। सोना, कांसा, चने की दाल, खांड, एक कच्ची चीनी होती है वो, देसी घी, पीले वस्त्र, हल्दी, ज्ञान की कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक और पीला फल, ये सब भी दान स्वरूप दिए जा सकते हैं। तो इससे भी आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन के लिए स्थिति है कि वो बहुत शुभ स्थिति मेंटेन नहीं करता वृषभ वालों के लिए, क्योंकि वो एक 8वें घर का और एक 11वें घर का स्वामी है। ये दोनों हाउसेज में होना कोई ज्यादा शुभ योग नहीं बनता है। अब बैठे हैं 9वें घर में, तो क्योंकि यहाँ इनके लिए बहुत अधिक शुभ है नहीं, पर 9th हाउस में होने के कारण सेहत को लेकर, भाग्य को लेकर, धर्म को लेकर, पिता से तालमेल को लेकर लाभ होगा। एफर्ट्स इंप्रूव होंगे, प्रयास थोड़े से इंप्रूव होंगे, लेकिन पैसे ब्लॉक होंगे, पैसे खर्च होंगे, इनकम इंप्रूव होगी। तो आमदनी आना अलग बात होती है, पैसे खर्च होना अलग बात होती है, भाइयों के साथ तालमेल, आपकी मेहनत करना अलग, सब अलग अलग है, लेकिन इस तरह से असर आएगा। तो ज्ञान, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई से संबंधित मुद्दे पर लाभ, सही मौके पर सही फैसले लेने की सामर्थ्य इंप्रूव होगी। तो इनके लिए ये थोड़ा मिला जुला सा असर करेगा, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं। वृषभ की स्थिति ये हो जाती है। आमदनी के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा है। अब बात आती है मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए गोचर में ये बैठे 8वें घर में। अब आमतौर पर गोचर में 4थे, 8वें, 12वें भाव में जो भी ग्रह जाता है वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता, तो मिथुन के लिए भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब क्योंकि वो 2 केंद्रों का स्वामी भी है, और कोई शुभ ग्रह एक साथ जब 2 केंद्रों का स्वामी होता है तो उस पर केंद्र अधिपति दोष लगता है, और इस दोष के कारण उसकी शुभता कम हो जाती है, और अष्टम भाव में जाने के कारण वो और कमजोर हो गया। तो मिथुन के लिए स्थितियां खराब हैं, स्टेटस के लिए भी खराब है, पोजीशन के लिए खराब है, आपकी इमेज के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, वैवाहिक जिंदगी में भी तनाव देखने में थोड़ा बहुत जरूर आएगा। तो एडजस्टमेंट को संभालना है। तो ये स्थिति पूरे 1 साल तक रहने वाली है, इसको समझिए। बोली भाषा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तीखापन, शार्पनेस आएगी। सुख ऑन दी होल एवरेज है। तो आपको सुखों को लेकर, आपको भाषा को लेकर, आपको वैवाहिक जिंदगी को लेकर, आपको जीवन स्तर को लेकर के छोटी छोटी समस्याएं जरूर देखने में आएंगी। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है, पर छोटी समस्याएं देखने में जरूर आएंगी, सावधानी जरूरी है। उपाय की लिस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको इन उपायों पर ध्यान देना है। आखिर में ये उपाय मैं वापस सारे लिख दूंगा, जिससे कि जिनसे बीच में रह गया वो लास्ट में देख लें। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन के लिए लगभग शुभ हैं, क्योंकि एक त्रिकोण 9वें घर के स्वामी होते हैं और 7म भाव में बैठेंगे। गोचर में 7वें घर में जब ये गुरु जा रहे हैं और वहां पर उदय हो रहे हैं, तो सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के लिए तो अच्छा है, पर वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा बहुत टेंशन ये भी देखने में आ सकती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। आमदनी एवरेज इंप्रूव होगी, एफर्ट्स एवरेज इंप्रूव होंगे। सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी पे, यानी आपकी अपनी सेहत, अपनी इमेज को लेकर लाभ ज्यादा होगा। तो इमेज इंप्रूव हुई, सेहत इंप्रूव हुई, आपके कार्य क्षमता इंप्रूव हुई, आपकी इनकम भी थोड़ी इंप्रूव हुई, लेकिन इन सब चीजों का थोड़ा बहुत नुकसान वैवाहिक जिंदगी में देखने में आएगा। वहां थोड़ी शत्रुता, थोड़ी खींचतान, थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी मतभेद देखने में आ सकते हैं। लमसम बिल्कुल ठीक है, बहुत खराब स्थिति नहीं है, थोड़ी बहुत खराब है। उपाय करें, ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन को संभाल के रखें, तो कोई विशेष तकलीफ नहीं होगी। अब सिंह लगन की बात करते हैं। यहां ये स्थिति ज्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि वो 6ठे घर में बैठेगा। अब 6ठे घर में बैठेगा अष्टम भाव का स्वामी होकर, तो अष्टम भाव के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि विपरीत राजयोग हो गया, उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन पंचम भाव के लिए बहुत खराब हो गया, क्योंकि वो 5वें भाव का स्वामी होकर 6ठे घर। अब 6ठे घर में जाने से ये हुआ कि संतान, ज्ञान, बुद्धि, सही मौके पर सही फैसला लेना, पढ़ाई लिखाई,
इन सब मुद्दों पर छोटी मोटी तकलीफ तनाव देखने में आएगा। उम्र को लेकर फायदा होगा, यानी गोचर के हिसाब से तो उम्र से संबंधित कोई ऐसी बड़ी बीमारी होने की संभावना इस दौरान नहीं आएगी जिससे उम्र को खतरा हो, इसका भाव यहाँ पर ये है, ये ठीक है। खर्चे भी ज्यादा होंगे, स्टेटस को लेकर के भी छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी। तो कुल मिलाकर सिंह वालों के लिए कोई बहुत अच्छा हिसाब किताब नहीं है। आपको उपाय पे जरूर ध्यान देना है, छोटे छोटे उपाय हैं, इन्हें कीजिए और बहुत अधिक धन भी इसमें खर्च नहीं होगा। ये थोड़ा थोड़ा अपनी श्रद्धानुसार आप करते रहें तो ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन के लिए भी वही केंद्र अधिपति दोष बनता है और इसके कारण गुरु की शुभता कम हो जाती है, वो उतने शुभ नहीं रहते उनके लिए। पंचम भाव में बैठते हैं, ये गोचर के हिसाब से अच्छी स्थिति है। तो कम शुभ होने के बाद भी आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, संतान के साथ तालमेल, पढ़ाई लिखाई, इस मुद्दे को ठीक करेंगे, आमदनी को इंप्रूव करेंगे, आपकी सेहत व्यक्तित्व को भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगी। भाग्य पर भी थोड़ा बहुत असर जरूर देखने में आएगा। तो बहुत शानदार स्थिति नहीं है पर खराब भी ज्यादा नहीं है, तो आप इसे एवरेज मान के चलें। तो इस एवरेज का भाव ये हुआ कि इसके उदय होने का आपको नुकसान नहीं होगा कुछ भी, पर बहुत फायदा तब होगा जब आप इस संबंध में जागरूक रहेंगे, अन्यथा आपको ज्यादा फायदा यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए थोड़ा न्यूट्रल इफेक्ट लेकर के चल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई और संतान की पढ़ाई लिखाई, उनकी कामयाबी, जिनको संतान की चाहना है उन्हें संतान होने का युग तो बनेगा, वो सब बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन आमदनी को लेकर के, आपके भाग्य को लेकर के, आपके प्रयासों को लेकर के, आपकी सेहत को लेकर के ये एक एवरेज स्थिति मेंटेन करेगा। तुला लगन की बात करते हैं तो इनके लिए जो गुरु की स्थिति है वो भी अधिक शुभ नहीं होती, क्योंकि वो तीसरे और छठे घर का स्वामी है, पूर्ण रूप से अकारक है, बुरा है, लेकिन चौथे घर में बैठता। अब चौथे घर में बैठने का भाव समझिए कि 4, 8, 12 में गोचर में जो ग्रह होते हैं वो बहुत अधिक सुफल नहीं दे पाते। चौथा घर हमारे सुखों का है, कहीं ना कहीं सुखों को प्रभावित करेगा, माता जी के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिसका कोई विशेष रिजल्ट ना निकले, ऐसी भागदौड़ करनी पड़ सकती है जिसका कोई विशेष रिजल्ट ना निकले। लेकिन इसका भी एक लाभ होगा, वो ये कि जीवन स्तर इंप्रूव होगा। कहीं ना कहीं से आपको इस मुद्दे पर लाभ होगा कि आपकी पोजीशन, आपका रुतबा मार्केट में, समाज में इंप्रूव होगा, जीवन स्तर इंप्रूव होगा। गवर्नमेंट से संबंधित कुछ फायदे आपको होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, भागदौड़ ज्यादा होगी, पैसा ब्लॉक होगा, वो सब चीजें अपनी जगह। तो अच्छा नहीं है पर बहुत बुरा नहीं, क्योंकि बृहस्पति ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। तो हमने क्या समझा कि अगर ये उपाय पे ध्यान देते हैं तो थोड़ी थोड़ी राहत जरूर देखने में आएगी। उपाय से सब कुछ ठीक नहीं होता है, उपाय से काम चलाने लायक स्थितियां इंप्रूव हो जाती हैं। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता रहता हूं कि जैसे मैं चश्मा लगाता हूं तो इससे आंखें ठीक नहीं होती, पर मेरी आंखें काम कर पा रही हैं, देख पा रही हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि कागज पे क्या लिखा है। तो यही उपाय का अर्थ है। ईश्वर की बनाई सृष्टि को आप अपनी मर्जी से घुमा फिरा नहीं सकते हैं, पर एडजस्ट कर सकते हैं, और इस एडजस्टमेंट को ही उपाय कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए। इनके लिए बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है, शुभ है, एक त्रिकोण के घर का स्वामी होने के कारण तीसरे घर में बैठेगा, प्रयासों को इंप्रूव करेगा, भाइयों के साथ तालमेल को इंप्रूव करेगा और आपके भाग्य को इंप्रूव करेगा, पिता से आपके तालमेल की स्थिति को इंप्रूव करेगा, संतान से संबंधित मुद्दे पर फायदा होगा, आमदनी पर भी फायदा होगा। बहुत सारे टॉपिक, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ गए जहां पर के वो आपको लाभ दिखाई देगा साफ साफ। तो वृश्चिक के लिए स्थितियां शुभ हैं, बहुत बढ़िया हैं, इन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। उपाय पे भी ध्यान देते हैं तो और अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। लगभग कोई विशेष नुकसान नहीं है, 1-8% थोड़ा बहुत देखने में आएगा। तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी कोई बात हो सकती है, वैवाहिक जिंदगी की बात यहाँ पर हो रही, अन्यथा बिल्कुल ठीक है, क्षमा। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु तो क्योंकि वो लगन के ही स्वामी है इसलिए पूर्ण रूप से कारक हैं। केंद्र अधिपति दोष लगने के बाद भी काउंट नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई ग्रह लगन का स्वामी होता है तो उस पर ही दोष लागू नहीं माना जाता है। अच्छी स्थिति है, लेकिन लगन का दूसरे घर में जाना और जो मारक भाव है कोई विशेष अच्छा योग नहीं बनता। तो कारक होने के बाद भी धनु लगन वालों को भी यहाँ कोई बहुत विशेष लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सेहत को लेकर ठीक है, व्यापार को लेकर ठीक है, पर खर्चे ज्यादा रहेंगे। कमर दर्द जैसी शिकायतें, यूरिन इन्फेक्शन जैसी शिकायतें, थोड़ा मोटापा बढ़ना जैसी शिकायतें, ज्ञान के प्रति अरुचि, पढ़ने लिखने के प्रति मन ना लगना, अध्यात्म के प्रति एक दुराव, एक अलगाव देखने में आना, यानी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होना, ईश्वर के प्रति मन नहीं लग रहा है,
तो बोली भाषा पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने में आ सकता है, यानी भाषा में थोड़ा रूखापन हो जाए। शत्रुओं ऊपर दबाव बनाने का योग बनेगा, तो ये भाषा के कड़क होने का आपको लाभ मिलेगा। तो घुमा फिरा कर यह है कि धनु के लिए बहुत शानदार स्थिति नहीं है, पर बुरी बिल्कुल भी नहीं है। छोटी मोटी तकलीफें, लेकिन ऑन दी होल गुरु के उदय होने का आपको लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखता है। मकर लगन की बात करते हैं, इनके लिए गुरु बिल्कुल कारक नहीं है और लगन में ही बैठते हैं इस वक्त गोचर में। तो लगन में बैठते हैं तो वैवाहिक जिंदगी को तो बहुत इंप्रूव करेंगे, पर आपकी अपनी सेहत, मूड, व्यक्तित्व को थोड़ा सा खराब करेंगे। संतान का फायदा होगा, धर्म का फायदा होगा, ज्ञान का फायदा होगा, पिता से तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी। आपकी अपनी सेहत को थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आएगी, बाकी यहाँ पर कोई खराब स्थिति नहीं। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके इलाज की स्थितियां देखने में आ सकती हैं, इसके लिए भागदौड़ देखने में आ सकता है, आपका कोई डिस्प्लेसमेंट देखने में आ सकता है, आप जगह स्थान परिवर्तन इस समय के दौरान करें, आपकी ट्रांसफर हो जाए, ऐसा देखने में आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो आपके लिए अच्छी बात हो गई, या आपको पेनल्टी ट्रांसफर देखने में आ सकता है। कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, खराब भी नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है, बाकी एक एवरेज स्थिति बनती है। कुंभ लगन के लिए भी स्थिति यही है कि उनके लिए भी गुरु कारक नहीं होते और 12वें घर में बैठे और 4-8-12 में गया हुआ गोचर का ग्रह ज्यादा अच्छा असर नहीं करता, मैंने कई बार बता दिया, तो बेकार है। अर्थ ये निकलेगा कि आमदनी भी इससे थोड़ी सी प्रभावित होगी, परिवार के साथ भी तालमेल में दिक्कतें देखने में आएंगी, बोली भाषा में भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में आएगी, शत्रुओं पर प्रभाव जरूर इंप्रूव होगा। अपना विरोध करने वाले आपका विरोध नहीं कर पाएंगे या आप उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अलावा इसके थोड़ा बिना मतलब वजन बढ़ना, स्ट्रेस रहना भी देखने में आ सकता है। पैसा ब्लॉक होना, पैसा खर्च होना भी देखने में आएगा। तो घुमा फिरा कर उनके लिए सीधा सीधा यह है कि एक आध पॉइंट ही अच्छा है। तो बृहस्पति का ये जो गोचर है और उदय हो रहा है, ये आपके लिए शुभ नहीं है। आपको उपाय पे विशेष ध्यान देना ही चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कतें होंगी। अब हमारी आखिरी लगन आ जाती है मीन लगन। मीन लगन के लिए लगन के स्वामी अतीव शुभ 11वें भाव में बैठते हैं, वो स्थिति भी लमसम बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छा है स्टेटस के लिए, सेहत, व्यक्तित्व, संतान, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई। कोई अगर आप एफर्ट्स की बात करते हैं, प्रयासों की बात करते हैं, भाइयों से तालमेल की बात करते हैं, यहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आएगी। वैवाहिक जीवन की स्थितियों को भी इंप्रूव करेगा। तो इनके लिए लगभग पूर्ण रूप से शुभ है, कोई विशेष खराबी इनको नहीं है। उपाय आप सभी कर सकते हैं। उपाय दोबारा आप देखिए, मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ। इन सब उपायों को अगर सभी कर भी लें तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है, सबको यहाँ पे लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस कार्यक्रम से संबंधित अगर कोई और प्रश्न आपके मन में है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस जितना भी मुझसे संभव है मैं उनका आंसर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी इस बात को लिख सकते हैं, तो जितना संभव होगा उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।